औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के प्यारे नाम से जो खालक मालक राज़िक युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द या हय्यु या क़य्यूम है। तो टुडे वी आर कवरिंग द प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट का लेक्चर 6। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द लेक्चर 6। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग एंड नोइंग दैट यू आर द रीजन बिहाइंड दैट स्माइल। दिस इज द मैसेज ऑफ माई लेक्चर कि कायनात में सबसे खूबसूरत चीज़ वो है रब्बे जुल जलाल की बनाई हुई इस लामहदूद कायनात में जो हमें जिसकी हदों का भी नहीं पता, दे आर इन्फिनिटी। उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग, कि आपकी वजह से, आपके किरदार की वजह से, आपके एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी प्रोडक्टिविटी की वजह से, आपके कंडक्ट की वजह से, आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट की वजह से, आपकी अदब की वजह से, आपकी फर्माबरदारी की वजह से आपके पेरेंट्स जो हैं, टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग एंड नोइंग दैट यू आर द रीजन बिहाइंड दैट स्माइल। चाहे वो स्माइल आप उनकी खिदमत करके लाएं, चाहे वो स्माइल आप उनकी तरफ खुशगवार नज़रों से देख के लाएं, प्लीज़ लुक आफ्टर देम। आपको शायद पता होगा, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिसने अपने वालिदैन को प्यार बड़ी नज़र से देखा तो अल्लाह पाक ने उसको एक मकबूल हज का सवाब दे दिया, मकबूल हज अकबर का सवाब दे दिया। अच्छा, तो किसी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर मैं दिन में अगर कोई अपने वालिदैन को 100 दफ़ा उस तरह देखे, तो आपने कहा अल्लाह बड़ा बेनियाज है। इन अदर वर्ड्स इसके मीनिंग ये निकलते हैं कि अगर 100 दफ़ा भी देखे तो अल्लाह बेनियाज है, गफूर गफार रहीम करीम मालिक खालिक राफ़ी है, या हय्यु या क़य्यूम है, रब्बे जुल जलाल है, जो जलाले वाल इकराम है, हर चीज़ पे कादिर है। तो उसके खजानों में कौन सी कमी है? बड़ा खजाना। व तर्ज़क़ु मन तशाअ बगैर हिसाब, वो जिसको चाहे जितना मर्जी बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाए। तो इसी तरह जब आप अपने वालिदैन को खुशी की नज़र से देखते हैं तो एक खूबसूरत नज़र का हज अकबर का सवाब है खुश होकर देखने से। तो लाइकवाइज कायनात में, ये मैंने कहने की कोशिश की है, कायनात में सबसे अच्छी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में, क्वालिटी में ये चीज़ है कि आपकी वजह से आपके वालिदैन खुश हों और आपको पता हो आज की इस खुशी की जो रीज़न है, आई एम ट्राइंग टू मेक देम कंफर्टेबल। दी वन लाइनर इज कि बी अ सोर्स ऑफ कंफर्टेबल टू योर पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली विद द कम्युनिटी एंड अदर रिलेटिव्स। एंड नंबर 1 आर द पेरेंट्स। उनकी खिदमत करें, उनकी दुआ लें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस दुआ के सदके आपके दिल की सारी मुरादें पूरी करेंगे और आपको सक्सेस देंगे लाइफ। With this, we just now cover the summary of the last lecture. That is, previous lecture में हमने क्या कुछ पढ़ा, उसमें सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ी प्रोडक्टिविटी की, फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पे हमने बात की, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या होती है, फिर हमने प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फैक्टर्स पे बात की, उसमें कुछ सॉफ्ट फैक्टर्स को लिए, कुछ हार्ड फैक्टर्स को लिया, और फिर आखिर में हमने टेक्निकल फैक्टर्स की बात की। पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, उसमें लेआउट आता है, गवर्नमेंट फैक्टर आते हैं, फिनांस फैक्टर्स आते हैं, उन सब को डिफरेंट फैक्टर्स को वन बाय वन हमने टेक ऑन किया। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? इस लेक्चर में सबसे पहले तो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी पे कुछ बातचीत होगी। इनिशियली विल शेयर फ्यू कमेंट्स, फ्यू स्लाइड्स, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फैक्टर्स में बाकी मांदा जो फैक्टर्स हैं सेकंड थ्योरी के, उन पे बात होगी। टेक्निकल फैक्टर्स तो पिछली लेक्चर में हमने कवर किए थे। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे बात होगी, मैनेजमेंट फैक्टर्स पे बात होगी, प्रोडक्शन फैक्टर्स पे बात होगी, फिनांस फैक्टर पे बात होगी, गवर्नमेंट फैक्टर्स पे बात होगी, और इसको हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे डिटेल में ईच वन ऑफ द फैक्टर कि प्रोडक्टिविटी में उनकी इम्प्लीकेशन क्या है एंड हाउ वी कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी through the implication of these factors, through the positive use of these factors. बैकग्राउंड में हम सबसे पहले आएंगे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट फैक्टर्स में प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स बेटर। प्रोडक्टिविटी ये नहीं है कि आप चीज़ें बेहतर करें, बट के इट इज डूइंग थिंग्स बेटर एंड डूइंग इन अ बेटर वे, टाइम के क्वालिटी के साथ और विद द मिनिमम इनपुट। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज डूइंग राइट थिंग्स बेटर, कि जो अच्छी चीजें हैं उनको मजीद बेहतर तरीके से करने से उसका नाम है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, एडेप्टिव, ऑनगोइंग एंड सोशल सिस्टम।
ये कॉम्प्लेक्स है, अडेप्टिव है, ऑनगोइंग है और सोशल सिस्टम है जो जिसमें उसका आ जाता है। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर, capital and the social organization environment are important in the way they are balanced and coordinated into an integrated whole, कि ये एक बैलेंस इंटीग्रेटेड होल की तरफ होती हैं और ये उसका हिस्सा हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों जो उसके रॉ मटेरियल है, ये सारी मेन प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। Productivity improvement depends upon how successfully we identify and use the main factors on the socio production system. Socio production system में हम उनको कितना बेहतर तरीके से यूज करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी ये आपको मेन स्लाइड दिखाई थी कि प्रोडक्टिविटी के मेजर फैक्टर्स जो हैं वो 8 हैं, जैसे स्लाइड में दिखाया गया। दैट इज टेक्निकल फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, फिनांस फैक्टर्स, मैनेजमेंट फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स, लोकेशन फैक्टर्स। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स की बात हुई थी, फैसिलिटी, लोकेशन, लेआउट, साइज, डिज़ाइन, मशीन्स, इक्विपमेंट और मिनिमाइजिंग बॉटलनेक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज पे हमने बात की थी। उसमें ये टेक्निकल फैक्टर्स की आपसे शेयर करूं कि ये पिछली दफ़ा हम इस पे बात कर चुके हैं कि फैसिलिटी लोकेशन में डिटेल पे बात हुई थी कि टेक्निकल फैक्टर्स में फैसिलिटी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसमें स्पेस मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए, फैसिलिटी के पास सारी मेन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसका ओवरहेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेआउट और साइज़ उसका रैशनल होना चाहिए, वर्कर्स की राह में रुकावटें नहीं आनी चाहिए, बॉटलनेक्स मिनिमम होनी चाहिए, और डिज़ाइन जो मशीन का है और दूसरा बैलेंस होना चाहिए और असेंबली लाइन में सपोर्टिव होना चाहिए। बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करके उसको मैनेजमेंट का काम है फर्स्टली उनको आइडेंटिफाई करे, फिर उनको डिल्यूट करे, फिर उनको रिजॉल्व करे ताकि प्रोडक्टिविटी के टाइम वेस्टर्स मिनिमम हो। रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज़ का पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए कि मैक्सिमम जहाँ जहाँ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी आ सकें उनका अच्छा यूज़ किया जाए। हमने टेक्निकल फैक्टर्स पे बात की। टेक्निकल फैक्टर्स में उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द लाइन फॉर द प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, दे आर दी पर्सनल फैक्टर्स। कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में कौन कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि नंबर 2 पे आते हैं कि इनकी जो इम्प्लीकेशन है, इनकी जो प्रॉपर उन फैक्टर्स का ख्याल रखा जाए सो दैट वी गेट अ एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। पर्सनल फैक्टर्स को अगर हम डिफाइन करें डिटेल में तो इट शेज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज सिनोनिमस टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। दिस इज समथिंग लाइक के एम्प्लॉय मीन हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं एज ए प्रोफेशनल के एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी नहीं, वी कॉल इट लेबर प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल सारे जो वर्कर्स हैं ग्राउंड फ्लोर वालों के, सुपरवाइजर्स के, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट मैनेजर्स जो हैं, इन सब की प्रोडक्टिविटी को अगर हम इकट्ठा करें तो इट समवट बिकम ओवरऑल अ लेबर प्रोडक्ट। तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज सिनोनिमस टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि जितनी ज्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। इंसानों से इंसान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इवन रोबोट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन पर्टिकुलर कंडीशंस। रोबोट कैन डू अ प्रोग्राम वर्क ऑनली। तो जो OEM है हमारा रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल, उसने तो हमारे अंदर बड़ी वर्सटाइल सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग की हुई है। सो देयर इज नो रिप्लेसमेंट आर मैच टू द ह्यूमन कैपिटल। चाहे वो वर्क फोर्स है, चाहे वो फिनांस के हैं, चाहे वो वर्कशॉप फ्लोर के लोग हैं, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू ह्यूमन बीइंग्स। Certain personal factors, if created properly, can ensure improvement in productivity of any organization. कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, इवन वो पर्सनल फैक्टर्स के नाम पे जाने जाते हैं। अगर उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस बढ़ाया जाए तो दी ओवरऑल द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज कैन इंक्रीज एंड कैन बी एनहांस्ड। हमने बात की थी कि वो कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के, अगर उनको हम आइडेंटिफाई करके उन पे बात करें, काम शुरू करें और उनको आइडेंटिफाई कर उनको डिल्यूट किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए जो इनकरेज होने वाले हैं, तो दी पर्सनल फैक्टर्स की या
की इम्प्रूवमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कैन बी इन्हांस्ड, बढ़ सकती है। पर्सनल फैक्टर्स में बिहेवियर साइंटिस्ट बिलीव दैट द इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बाय डिजायर टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड्स। मैस्लो नीड का ये हमारे सामने ट्रायंगल बनी है। ये साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट ने, ह्यूमन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि ह्यूमन की कुछ नीड्स पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्टिविटी। अगर वो नीड्स पूरी नहीं होंगी तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो ये मैस्लो नीड का चार्ट जो है, मैस्लो नीड की ट्रायंगल जो है हमें स्लाइड पे दिखाई गई है। अगर आप इसको फ्रॉम द टॉप टू बॉटम स्टडी करना शुरू करें, मैस्लो नीड में सबसे पहले चीज आती है साइकोलॉजिकल नीड, सोशियोलॉजिकल नीड्स। सोशियोलॉजिकल नीड्स बेसिक नीड्स भी कहा जाता है। बेसिक नीड्स में क्या आता है? बेसिक नीड्स में ब्रीदिंग आती है, सांस लेना, फिर फूड आ जाती है, खुराक है, देन वाटर है। आप देखिए इनमें से किसी चीज के बगैर इंसान, बेसिक नीड्स को इन अदर वर्ड्स अगर मैं लेमैन में ट्रांसलेट करूं तो ये वो नीड्स हैं जिनके बगैर शायद इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। वन कांट लिव, वेरी बेसिक नीड्स। ब्रीदिंग, सांस लेना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बंदा कैसे जिंदा रहेगा? फूड नहीं, अगर खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? वाटर, यू कांट लिव विदाउट वाटर, इट्स अ बेसिक नीड। 2/3 आपकी बॉडी माइक्रोबायोलॉजी से, द माइक्रोबायोलॉजी से 2/3 ऑफ योर बॉडी इज द वाटर। देन द homeostasis and then the excretion। बेसिकली अगर हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूं तो ये हो सकता है फूड, वाटर भी उसमें, फूड भी आ जाता है। अगर इसको और ब्रीफली करें तो समवट इट इज द नीड ऑफ द ब्रीदिंग, मेडिकल नीड्स होगी जो हमारी बॉडी माइक्रोबायोलॉजी काम कर रही है, एंड सम फॉर द नीड फॉर द टुवर्ड्स द सेक्स आल्सो। तो ये इंतहाई बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की, जिसके जो कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की, और इनके बगैर ह्यूमन बीइंग्स का शायद आगे प्रोग्रेस करना या उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। ये बुनियादी चीज़ें जो, अगर इसको हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करें तो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमारे एक पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो शायद उन्होंने 70s में एक स्लोगन लगाया था, रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिकली दे वर समवट रिलेटेड टू दी ह्यूमन नीड्स। रोटी, फूड, कपड़ा, ड्रेस, शेल्टर, एंड मकान। मकान इज शेल्टर, रोटी जो है फूड की सिंबल होगी। तो बेसिकली उन्होंने इसको ही, मैस्लो नीड को ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसकी पैरेलल में थोड़ा ट्रांसलेट करके बेसिक नीड्स को एड्रेस करके एक स्लोगन बना दिया था। दूसरी नीड जो ह्यूमन बीइंग्स की है, जो मैस्लो नीड्स के तहत, चार्ट के तहत आइडेंटिफाई की, दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसको कह सकते हैं। इट इज सिक्योरिटी इन दी पर्सनल मैटर्स। देखिए हम घर में कैसे रहते हैं, नो वन लाइक्स टू शेयर इट इन द मार्केट। ओपन सोशियोलॉजी में, कम्युनिटी में तो आप नहीं बताना चाहते ना आपकी बेडरूम लाइफ क्या, नो वन लाइक्स टू शेयर इट। हाउ यू बिहेव विद द चिल्ड्रन, नो वन लाइक्स टू शेयर। हाउ यू बिहेव विद द पेरेंट्स, नो वन लाइक टू शेयर। What you share with your wife you don't like to share। तो ये हर बंदे को पर्सनल सीक्रेट्स की सिक्योरिटी चाहिए, और ये मैनर्स में भी आता है। इसलिए एक हदीस शरीफ में भी आया है कि लोगों के मामलात की टो में ना लगे रहो। मफहूम है कमी बेशी, अल्लाह मुझे माफ करे। तो every person, human beings feels more secure if he is secure with his own assets, and that is the assets of his own belongings, his own secrets मैं कहूँगा, लाइफ के सीक्रेट्स जो उसके चल रहे हैं। सेकेंड इज दी पर्सनल मैटर्स होगी, फिर उसके बाद क्लैन, मॉरल्स, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ। सेहत भी आ गई, उसके पर्सनल मॉरल्स भी आ गए, एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, उसके अपने कल्चर के लिहाज से फिर है। उसके बाद जो अगली नीड बंदा चाहता है, जब ये नीचे वाली दोनों नीड्स पूरी होगी, थर्ड इन दी लाइन इज दी लव और बिलोंगिंग, सेंस ऑफ लव। मैंने शुरू में बेसिक नीड में एक बात की थी कि जी वाटर जरूरी है, फूड जरूरी है, लेकिन बिलीव यू में एक और चीज है जो कि इनटेंजिबल है, जो नजर नहीं आती। जिंदगी के लिए होप भी जरूरी है। जिसकी जिंदगी में उम्मीद नहीं है, यू मीन देयर बाय द लाइफ इज स्टैग्नेंट, और स्टैग्नेंसी जो है दैट इज साइन ऑफ डेथ। वाइब्रेंसी एंड फ्लोइंग वाटर इज साइन ऑफ लाइफ। सो उम्मीद का कभी, होप को कभी ना जाने दें। तो बेसिक सोशियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बाद अगली नीड जो है, मैंने जो ऑन द लाइन इज दी, इट इज द नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, केयर, लव। इंसान मोहब्बत के लिए मरता है।
छोटा बच्चा 1.5 साल का होता है, वाई ही और शी स्टार्ट्स वीपिंग इन दी हैंड्स ऑफ समबडी एल्स, वो रोता है, जब उसकी अपनी माँ उठाती है चुप हो जाता है। अच्छा, उस बच्चे को नहीं पता, कोई समझ नहीं ना वो बोल सकते, बट वेन एवर ही इज हर मदर पिक्स अप ही इज क्वाइट, इट्स बॉडी लैंग्वेज, इट इज द साइंस ऑफ इमोशंस, it is the sense of love. The mother can only do anything in the God's earth. I just happened to saw a movie on the National Geographic. ये वाइल्ड बैफलो जो है वो शेरों के जंगल से उनको टकरे मार मार के उनको अपने सींगों से डरा के एंड ही जस्ट अटैक द लायंस, और उनके जंगल से अपने बच्चे को उठा के ले गई, साथ भगा के ले गई, बिकॉज एंड शी पुट हर लाइफ इन डेंजर। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का थोड़ा सा रूप माँ को दिया है, और इसलिए आपने देखा तो वो कहा जाता है कि अल्लाह पाक इंसान को माँ की निस्बत 70 गुना प्यार करते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने, OEM ने, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने अगर लव की मेयर या यूनिट रखी तो वो भी माँ की मोहब्बत रखी। और माँ अगर जानवर की माँ मौत के मुंह में छलांग लगा देती है, शेरों के झुंड में, शेरों के दरमियान में, टू सेव आवर ओन सन, ओन जो कि उसका बेटा है, बेबी है उसका, तो व्हाट अबाउट द मदर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स? ये क्या कुछ नहीं करती? शी कीप्स यू, यू आर पार्ट ऑफ हर ब्लड, वी लिव विद हर, वी टेक हर फूड, वो हमें प्रिजर्व करती है। फिर नेक्स्ट 2 years में, सर्दियों की रातों में, गर्मियों के दिनों में नींद नहीं कर, एंड शी इज अ विलिंग मदर। कभी माँ ने नहीं आपको कहा कि आज रात में सो नहीं सकी, मुझे मुन्ने ने सोने नहीं दिया। नो, शी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग विद अ स्माइल, और शी लर्न्स द बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फेस ऑफ द चाइल्ड दैट नो व्हाट ही नीड्स, ही इज हंग्री। जो भी उसकी नीड हो उस पर वो फोकस हो जाती। तो जो माँ है, जो लव और बिलोंगिंग की जो लैंग्वेज है, जो मोहब्बत की जुबान है, जो केयर की जुबान है, मदर, आई थिंक मदर इज अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर लव इन द कायनात यूनिवर्स। अगर कोई मुझसे पूछे तो माँ की मोहब्बत की जो लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज रब्बे ज़ुल जलाल की टीच की मोहब्बत है। इसलिए कहा गया 70 गुना ज्यादा प्यार है। लेट्स, बिकॉज लव ट्रेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अल्लाह पाक ने इंसान से प्यार किया, इंसान ने अपने बच्चों से प्यार किया, बच्चों ने अपने बच्चों से प्यार किया। यही रूल लॉ ऑफ नेचर के तहत जानवरों पे एप्लीकेबल है, प्रोडक्टिविटी के तहत। जानवर जो हैं, दे लव देयर चिल्ड्रन, दे गिव इट टू नेक्स्ट जनरेशन। और दो कितने दिनों तक, इवन क्रोकोडाइल, जो फीमेल क्रोकोडाइल है, भूखी रहती है अपने बच्चों के एग्स ले करके। देयर सो मेनी एग्जांपल, आप नेशनल ज्योग्राफी में देख लें, एनिमल प्लेनेट में देख लें, तो दी सेक्रीफाइस और दी साइकिल ऑफ लव डजंट डिमांड एनी करेंसी ऑन इट, एनी पेमेंट ऑन इट। लव की पेमेंट लव से ही है, और लव की पेमेंट केयर से ही है। तो अल्लाह ने तो दिलों में डाल दी लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो हम बॉटम टू टॉप को लव करते हैं, उसका फिर दर्जा बहुत ऊंचा रख दिया। जो औलाद माँ बाप को हंस के देखती है, उसका अजर भी फिर अजय अकबर रख दिया। लेकिन इसलिए उसका अजर इतना ज्यादा रखा कि वी ऑलवेज ओ हर लव, वी ऑलवेज ओ द लव ऑफ द पेरेंट्स। सो लव और बिलोंगिंग से बात लंबी होगी। लव और बिलोंगिंग जो है, ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसकी कोई और करेंसी नहीं है। लव की करेंसी सिर्फ लव ही है। ये वो सौदा है जो प्यार से ही मिलता है और प्यार से ही बिकता है। इसमें कोई डॉलर, पैसे, पाक रुपये, डॉलर, दिरहम, यूके डॉलर और दिरहम वगैरह और रियाल और पाउंड्स नहीं आते। सो उसके बाद लव में फ्रेंडशिप की लव आ गई, सिंसियरिटी की, फैमिली की लव आ गई, मोहब्बत आ गई, प्यार के रिश्तों की जो रूह के करीब है, और इंटीमेसी आ गई। आपकी लाइफ में 18 करोड़ अवाम, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो इसमें आपकी लाइफ में एवरीबॉडी इज नॉट क्लोजर टू योर हार्ट। आई थिंक द वन हु हैज मोर देन 5 क्लोजर टू योर हार्ट एंड सोल, आपकी रूह के करीब जो 2 से 4 हैं, दे आर द वन, दे आर द एक्चुअल बैगेज कैरियर ऑफ योर्स। वो आपके इंटीमेसी के लोग हैं। सो फ्रेंडशिप, फैमिली और इंटीमेसी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। उसके बाद अगली नीड आ गई सेल्फ एस्टीम की नीड, यानी आपको सोशियोलॉजिकल नीड्स भी मिल गई, सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिल गई, फैमिली भी मिल गई। सेल्फ एस्टीम की नीड्स में आ गया जी कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट। जब ये सारी चीजें आ गई तो उस नीड में इंसान वारंट्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डैमेज। मैं आपको प्रोडक्टिविटी का आज एक बेसिक प्रिंसिपल शेयर करके जा रहा हूँ। इफ यू वांट मोर प्रोडक्टिव पीपल, इफ यू वांट मोर रिस्पेक्ट इन लाइफ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल। अल्लाह, आप लोगों की इज्जत करनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको इज्जत देनी शुरू कर दे।
आप लोगों के राज छुपा के रखें, अल्लाह आपके राज छुपा के रखेगा। आप लोगों को लोगों के सामने एम्बेरस ना करें, अल्लाह आपको एम्बेरस होने से बचाएगा। सो प्लीज, जस्ट एज ए रेजोल्यूशन आई शेयर विद यू, नेवर एम्बेरस पीपल इन दी गैदरिंग्स, नेवर ओपन अप देयर सीक्रेट्स, बिकॉज अगर आप लोगों की सीक्रेट्स पे पर्दा डालेंगे, अच्छाई करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके सीक्रेट्स पे पर्दा डालेंगे। और अगर आपके सीक्रेट्स पे पर्दा डालेगा तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। तो लेट्स, मेड बी स्टूडेंट, मेड बी यंगर ब्रदर, मेड बी एनी बॉडी इन दिस सोसाइटी, लेट्स डोंट ट्राई टू एम्बेरस हिम और हर, वी जस्ट बी अ सपोर्टिव पर्सन। तो जब आप लोगों की सपोर्टिव बन जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके सपोर्टिव बन जाएंगे, मजीद सपोर्ट मिल जाएगी, अनसीन फोर्स आपकी सपोर्ट में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सेल्फ एस्टीम के बाद द लास्ट ऑन द टॉप इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन सी नीड्स आ जाती है? मोरालिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जाती हैं कि इसको कैसे लेके चलना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को कैसे हमने किस तरफ आगे बढ़ना है और कैसे इसको एड्रेस करना है। सो मैस्लोज थ्योरी सेज सोशियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें नीचे से ऊपर से ये फैक्टर्स को एड्रेस करती हैं। पर्सनल फैक्टर्स में दीज फैक्टर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, थोड़ा सा पैरेलल वर्ड्स में, तो मैं पहले कहूँगा पहले सर्वाइवल होगी उसकी पहली बेसिक नीड्स में, अगर पिछली स्लाइड पे इसको रिलेट करें। उसके बाद उसकी सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद उसकी बिलोंगिंग हो गई, उसके बाद उसकी न्यू सेंस या इंपॉर्टेंस होगी, और उसके बाद उसकी सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। तो सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आगे उसने रेज किया, अगर ये सारी नीड्स 5 नीड्स आप इनको एड्रेस कर देती ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल कंफर्ट, हाइजेनिक नीड्स, मेडिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इन सब को व्यू करती है और कंफर्टेबल करती है बंदे को, तो ऑब्वियसली बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इंडिविजुअल की तो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो दिस इज द थीम इन दिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप गौर से देखिए स्लाइड को, द फैक्टर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स अप्लाई टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय की एंगेजमेंट में या उसकी मैनेजमेंट में मैस्लो की नीड को जब उसने अप्लाई किया तो आप देखें कि डिसएंगेज किया उसको इनिशियल फर्स्ट फेज में, फिर एंगेज नहीं किया, नॉट एंगेज किया फोर्थ के केस में, उसने आपको हाईली एंगेज कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है इनिशियली डीमोटिवेशन हुई, फिर उसके बाद मोटिवेटर्स आपने ऐड ऑन कर दिए उसमें 1 by 1, और उस हायरार्की के साथ उसको अपनी सर्वाइवल से लेके सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, इंपॉर्टेंस। समरी ऑफ दिस स्लाइड इज कि अगर आप गौर से देखें तो हमने जितनी उसकी नीड्स को फुलफिल किया, जितनी उसको पर्सनल अटेंशन दी, जितना उसको हम साथ लेके चले, उतनी उसकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आई। और जब उसकी इंप्रूवमेंट आई, जो मैंने नीड्स आपको डिटेल में ब्रीफ कर दी हैं, जितनी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस कर दी, उतना उसकी मोटिवेशन की तरफ वो फैक्टर सारे बेहतर तरीके से इंकलकेट हो गए। एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की आर सोशियोलॉजिकल नीड्स, जैसे मैंने बात की, दीज आर द बेसिक नीड्स दैट मस्ट बी मेट टू सस्टेन लाइफ इटसेल्फ। वो क्या है? फूड है, ब्रेथ है, वाटर है, शेल्टर है। Satisfying one's sociological needs will be the primary concern of any person until one has done so, one will not be concerned with any other issues. जब तक ये नीड्स, सोशियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, बंदा कोई और काम करने को तैयार हो ही नहीं सकता। जब वो बचेगा नहीं, उसको सॉरी ये उर्दू का एक मुहावरा है कि उसको जान के लाले पड़ गए। जब उसकी जान, उसको फूड ही नहीं मिल रही, तो हाउ कुड यू थिंक टू वर्क परफॉर्म ऑन दी सेट और दी वर्कशॉप फ्लोर। सो ये वो नीड्स हैं जो एड्रेस करना अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई कॉल इट दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी कंपल्सरी नीड्स। को मुझसे पूछे तो मैं इसका एक एक्टिव नेम हम इसको ये भी दे सकते हैं, दीज आर दी कंपल्सरी नीड्स फॉर एनी वर्कर, एनी ह्यूमन बीइंग्स और एनी ब्रेथ टेकिंग पर्सन ऑन गॉड्स अर्थ। मेरे रब्बे जुल जलाल ने जो जो इंसान कायनात पे बनाए, उनकी बेसिक नीड्स हैं। However, once workers feels reasonably sure of fulfilling their sociological needs, they'll seek to satisfy the next need in the hierarchy, that is security. मैंने शुरू में ही उसकी ब्रीफ इसलिए कर दिया था ताकि हमारी कॉम्प्रीहेंशन मैस्लोज़ हायरार्की नीड्स थोड़ी बेहतर हो जाए। पहली स्टेज जब उसकी फुलफिल हुई, इट इज डन विद इट,
तो उसके बाद उसने अगली नीड्स का सोचा, दैट इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी का सोचा उसने। वरना अगर पहला ही टारगेट उसका पहले ही बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो ही वुड मूव टुवर्ड्स सिक्योरिटी, तो वो जरूरी है। सिक्योरिटी इज टेकन टू मीन फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म्स एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी नीड्स में क्या आता है इंडस्ट्री में या प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, आपके ख्याल में क्या आ रहा है? आई थिंक यू आर राइट, आपके ख्याल में जॉब सिक्योरिटी आ रही है कि कभी भी एम्प्लॉयमेंट को ये ना हो एम्प्लॉयर को कि यार कल सुबह मैं जाऊंगा और मुझे गेट पे एक लेटर मिलेगा, ओके यू आर फायर्ड ऑफ, थैंक यू वेरी मच, यू आर नो मोर ऑन द जॉब। आप इंडिविजुअल को जॉब सिक्योरिटी दें, फिर इंडिविजुअल के होम को, उसकी फैमिली को जहाँ रह रहा है उधर उसकी सिक्योरिटी हो, फिर उसकी सैलरी सिक्योरिटी हो, फिर उसकी प्रोटेक्शन हेल्थ सिक्योरिटी हो, उसके बच्चों को कैसे दिखाना है उसने इन केस ऑफ इमरजेंसी, अल्लाह ना करे को स्ट्रोक होता है, अटैक होता है, क्या करेगा। तो दीज आर दी अनसीन इंटेंजिबल वरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी रियलिटी। तो इनको फुलफिल करने का नाम सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इज टेकन टू मीन अ फीलिंग of protection against physical and sociological harms। physical and sociological harms के against इसको लिया जाता है, as well as security of the employment जो मैंने पहले ही शेयर कर दिया आपसे, उसके मतलब इसको देखा जाता है। राइट जी, मैंने कहा security is taken to mean a feeling of protection against physical and sociological harm as well as the security of employment for workers who have already satisfied their sociological and their security needs. The next motivating factor is that of affiliation. That is जो हम कह रहे थे, sense of belonging भी कह रहे थे, care भी कह रहे थे, friendships, family, intimacy की बात कर रहे थे, affiliation की बात हो रही है। That is wanting to belonging to a group or an organization and to associate with others. अच्छा, just for your information, I would like to share कि बिलोंगिंग सिर्फ फैमिली की, माँ बाप की, मियाँ बीवी की, बच्चों की और पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, फैमिली रिश्तेदारों की नहीं होती। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन बॉन्डेज इंक्रीज किया जाता है। यार मैंने फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मेरे बाप ने इसमें काम किया, मेरा बेटा इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेगा, और वो बंदे की एक ऑर्गेनाइजेशन की उस इंडिविजुअल के साथ एम्प्लॉय का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज हो जाता है, और इससे एक अच्छा, इसको वी कॉल इट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बॉन्डेज। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज की शक्ल में इमर्ज होता है। अभी एक नया कंसेप्ट, नया तो नहीं, 12 लेट्स रियलिस्टिक कंसेप्ट में कहूँगा, वो आ गया कि जो कस्टमर है उसका भी ब्रांड के साथ एक एफिलिएशन बॉन्डेज कंसेप्ट आ गया है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट में कि ब्रांड के साथ एक लॉयलिटी भी आती है ना, ब्रांड लॉयलिटी, कि मैंने फलां ब्रांड की टूथपेस्ट यूज करनी है, मैंने फलां ब्रांड के जूते पहनने हैं, मैंने फलां ब्रांड का साबुन यूज करना है। इट्स अ लॉयलिटी ऑफ द कस्टमर विद दैट ब्रांड। तो लॉयलिटी और इंटीमेसी हमेशा 2-वे ट्रैफिक है, इट्स नॉट 1-वे ट्रैफिक, रेसिप्रोकेशन बेसिस पे होता है। चलिए इसको मैं एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन पे पहले एफिलिएशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ एम्प्लॉय इज बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल इन द आवर टाइम, इन द आवर्स ऑफ नीड, बच्चों की शादी है, मेडिकल, अपनी फैमिली रिलेशंस, लोन मिल रहा है, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, माय ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन माय बैक, तो उसका एक बॉन्डेज बन गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनल बैंक अकाउंट स्ट्रांग हो गया, इमोशन स्ट्रांग हो गए। और अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट पे आप एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि उसका ब्रांड के साथ क्या लॉयल्टी है, तो उसको उस ब्रांड ने हमेशा उसके मतलब की, उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक इमोशनल बैंक अकाउंट बन गया कि उसने वो सेटिस्फैक्शन दी उसके यूज ने, तो उसके साथ बन गई। सो इन दिस केस जब हम प्रोडक्टिविटी पर्सनल फैक्टर में बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑन द बैक ऑफ द इंडिविजुअल, उसने हमेशा उसको आर टाइम पे लुक आफ्टर किया, सो दे डेवलप अ गुड इमोशनल बैंक अकाउंट टू हैंडल इट आउट, राइट। नेक्स्ट ऑन द हिरार्किकल स्केल इज द नीड टू बी रिकग्नाइज्ड। इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं कि यार आई एम देयर एंड अदर्स फॉलो बाय द नीड फुलफिल, आल्सो कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मेरी काम को, मेरे एक्सपीरियंस को रिकग्नाइज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। आई वांट टू कंट्रीब्यूट, मैं अल्लाह की रजा के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और उस कंट्रीब्यूशन में मैं आई वांट टू गिव समथिंग, और उस समथिंग में अल्लाह ताला चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने, मुझे अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल दिया है, उसको मैं एनर्जाइज करके, उसमें हार्ड वर्क करके उसमें इनपुट डालूं। दिस लास्ट नीड एक्सप्रेसेस द डिजायर ऑफ पीपल आर वर्कर्स टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो देयर पर्टिकुलर टैलेंट्स। वही कि इट इज द
नीड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि उस टैलेंट को वो सामने लाएं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करें और परफॉर्म करते हुए उसके अंदर अपना रोल प्ले करें। पर्सनल फैक्टर, द राइट इंडिविजुअल्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर द सूटेबल जॉब। राइट वर्कर राइट जॉब, यानी स्लाइड से भी शो किया है कि अनफिट खाने में, अनफिट ब्लैंक स्पेस में, कि अनफिट मैथ साइज और थिंकिंग स्टाइल की चीज़ फिक्स नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। वो इंडिविजुअल जिसका एप्टीट्यूड हो, जिसकी क्वालिफिकेशन हो, जिसकी स्किल्स हो, जिसका टेम्परामेंट हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी के पॉजिटिव असरात आएँ। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इनकरेज्ड। जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, इनको इनकरेज किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग को देखा जाए और उसको अच्छे तरीके से इनकरेज किया जाए, सो दैट के दी थिंग्स आर ऑन दी पॉजिटिव एंड और दे आर इम्प्रूविंग इन दी बेटर साइड ऑफ दी थिंग्स। बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। बेटर एट वर्क, देखिए हाइजेनिकली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक वर्क एनवायरनमेंट प्रो वर्क नहीं होंगी, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो कैसे वो इंडिविजुअल सही परफॉर्म करेगा। अगर आप बेटर एट वर्क को देखें और एनवायरनमेंट को देखें, स्लाइड को गौर से हम चेक करें तो इसमें देखिए सोल्यूशंस उधर हो, इकोनॉमी हो, कॉम्पिटेंस हो, क्वालिटी हो, एडहॉकिज्म ना हो यानी, और एर्गोनॉमिक्स हो, उसका डिज़ाइन बेहतर हो, वर्क टेबल का, उसकी इनोवेशन हो, और ये सारी चीज़ें उसको उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बना के दी जाएं, सो दैट इज पर्सनल और द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड इट इज ऑन दी टुवर्ड्स द रेजिंग साइड पे वो हो। पर्सनल फैक्टर्स में ओपिनियन और सजेशंस और वर्क शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। जो हमने मैच्योर लीड पे एक बात की थी ना, सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट या सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग में ही लोग सजेशंस देते हैं। दे डेवलप बॉन्डेज with the organization, loyalty with the organization, so they want the improvement in the organization। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो CEOs हैं, जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, आई थिंक उनके अंदर ये टेम्परामेंट बाय एप्टीट्यूड आना चाहिए कि दे लिसन देम इन डिटेल, कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसका ब्रेन, इसका माइंडसेट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है जो बात कर रहे हैं। तो सो नॉट ओनली लिसन विद एम्पैथी, आपको पता होगा कंसेप्ट, गौर से सुने, उसको डाइजेस्ट करें और उसमें इतना टेम्परामेंट दें, इवन इफ इट इज नॉट वर्केबल, even then to listen to your individual or worker with the full intention, give him proper weightage that your point is being registered, acknowledged and it's being analyzed। तो वो एक उसको sense of belonging और एक अच्छी चीज वो देंगे उसको। There should be proper transfer, promotions and other personal policies के ट्रांसफर, प्रमोशन और दूसरी जो बाकी है उसकी मैचिंग फैसिलिटीज़ है उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए और उसको देखा जाए कि मेरिट पे काम किया जाए और मेरिट पे डिसीजन दिए जाएं और मेरिट पे उनको हर जाविये से देखा जाए। कोई मेरिट को रूल आउट करके पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिसीजन ना किया जाए, प्योर मेरिट को मलूज़ खातर रखा जाए। उससे एक एम्प्लॉय में मोरल फैक्टर आता है और वो पीपल वांट वर्क और उस करेंसी ऑफ दी मेरिट जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जॉब सिक्योरिटी शुड ऑल्सो बी गिवन, जो शुरू में हमने बात करती, आई हैव बीन ऑफर्ड माई जॉब बाई द कंपनी आई वर्क फॉर, यानी एक फीलिंग है कि मेरी कंपनी जिसके लिए मैंने इतना काम किया है, जितना मैंने अपना हार्ट एंड सोल लगाया है, तो मेरी जॉब की सिक्योरिटी है, यानी ही शुड टेक इट एज इमोशनली कि इट्स अ सेकंड होम। इतनी लॉयल्टी और बॉन्डेज हो जाए और एक विलफुल किस्म की मोटिवेटिंग उसका इनपुट आए ताकि वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन हो उसकी। आगे इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में सिंपली जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का काम करने की मेथोडोलॉजी है इसको फोकस किया गया कि जी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में कुछ चीज़ों को जैसा कि ये स्लाइड में शो किया गया कि सिंप्लीफाई करें, रिड्यूस दी नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर्स से मुराद है कि काम करने की जो लेयर्स हैं, जो वर्क अप्रूवल प्रोसेस है, एक दफ्तर पर दूसरा दफ्तर, तीसरा दफ्तर पर चौथा दफ्तर, उसको थोड़ा इंडिविजुअल के लिए, वर्कर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए सिंप्लीफाई कर दें। वर्क लेयर्स को थोड़ा कम करें और सिंप्लीफाई करें उसको। या आपने अगर नीचे गौर करें, आर यू पीपल पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस,
जब वर्क लेयर्स जितनी बनेंगी तो उसकी जो सिनर्जी नहीं रहती, अटेंशन डाइवर्ट रहती है, डिसीजन मेकिंग लेट आती है और बंदे की तवज्जो नहीं रहती। रिड्यूस एंड एलिमिनेट ब्यूरोक्रेसी, वही बात है कि नंबर ऑफ सिग्नेचर ऑन दी फाइल्स रिड्यूस करें। नो नेम ऑफ द ऑफिस, गवर्नमेंट सेक्टर का केस स्टडी एक दफ़ा मैं देख रहा था फॉर इनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, आज से 2-3 साल पहले। तो एक फाइल को मैंने ऑब्जर्व किया, जो एक काम होने के लिए शुरू होता है, तो बिफोर गेटिंग इट अप्रूव दैट पर्टिकुलर फाइल देयर वर 40 सिग्नेचर्स ऑन इट, 40 सिग्नेचर्स ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स विद डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स। तो 40 सिग्नेचर्स को अगर एक सिग्नेचर को एक दिन भी लगे तो इट इज 40 डेज। और अगर एक सिग्नेचर बहुत ही आप टॉप क्लास पीएस पे करते हैं तो आप अगर एक दिन में 2 सिग्नेचर करते हैं तो 20 डेज, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल हमारी इन्वायरमेंट। सो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को अगर आप थिन और एप्टीट्यूड के साथ बेहतर करना चाहती हैं तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो रिड्यूस द नंबर ऑफ लेयर्स के बाद रिड्यूस एंड एलिमिनेट तो नहीं मैं कहूँगा, रिड्यूस दी ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स, जो गैर जरूरी हडल्स हैं उसको आप एड्रेस करें, बॉटलनेक्स को एड्रेस करें, ये वो उस तरफ है। A simple type of organization should be used, very simple state, फलां से फलां, इस ऑफिस से फलां आप आउट करें, नेक्स्ट ऑफिस एंड नेक्स्ट इट फाइनल गोज टू द चीफ मीन ये चीफ एग्जीक्यूटिव हु डिसीजन मेकिंग चीफ कह लें, डिसीजन मेकिंग बार जो है वो उसके पास वो उधर पहुंचा होगा एंड ही विल जस्ट गिव अ डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट, प्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड और डिस्कस्ड। एक दफ्तर में अगर 2-2 दिन भी ले तो इवन द डिसीजन कम्स इन 1 वीक। तो अगर आप और अगर डेली आप फॉलो करें तो नेक्स्ट 3 डेज में आपके पास डिसीजन पहुंचा होगा। Empower a simple type of organization should be used, वही बात है। Empower the employees, कुछ आप इनिशिएटिव्स empowerment delegation of authority निचले लेवल पे भी दे देते हैं so that as they deem it appropriate उधर ही वो डिसीजन देते जाएं ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऊपर तक ना आए, ओवर सेंट्रलाइजेशन ना, और चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो, थोड़ी सी प्रोडक्शन बेहतर हो और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल रिजल्टेंटली बेहतर हो। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टीम वर्क होना चाहिए जी। टीम वर्क नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्टिविटी होगी? लोगों को एक के लिए दूसरी केयरिंग एंड शेयरिंग होना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम्स होनी चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम हो, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और परफॉर्म करे। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम हो, जैसे नीचे डॉक्टर्स की टीम में सारी कम्युनिकेशन बेहतर हो। आप देखें ये जो पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज़ वाई वी लिफ्ट ऑन 3। आप देखें कि वो जब डॉक्टर्स की टीम ऑपरेट करती है तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। उसमें एक आई वाले भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, जो प्रॉपर सर्जन होता है वो भी होते हैं, उनके एडवाइज़र भी होते हैं, बेहोश करने वाले डॉक्टर साहब भी होते हैं, उसके बेहोश के बाद दोबारा होश करने वाले लाने वाले भी होते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क। तो सिमिलरली अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहती हैं तो आप इसमें हर डिपार्टमेंट का फ्लेवर लाते हैं और क्रॉस फंक्शनल फ्लेवर भी लाते हैं और कम्युनिकेशन में बड़ी क्लैरिटी आती है। और डिपार्टमेंट की अपनी टीम भी होती हैं और इंटर डिपार्टमेंटल टीम भी होती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स भी होती हैं, जिनका मोटो एक ही होता है टू परफॉर्म वेल एंड टू हैंडल द प्रोजेक्ट विद इन मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम, उसको कंप्लीट करें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। डिपार्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी वगैरह प्रॉपरली डिफाइंड होगी, उसको प्रॉपरली देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के तफसीलन बात होगी हमारी कि इनको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इनकी होनी चाहिए प्रॉपरली और इनको प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। द लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप शुड ऑल्सो बी क्लियरली डिफाइंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो स्टाफ के और आपस में रिलेशनशिप हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनके टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, जो जॉब एनालिसिस है, जॉब असाइनमेंट है, उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी रूल ऑफ द गेम है, उनकी अपनी जॉब एवेल्युएशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी वेल डिफाइंड। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एज फार एज पॉसिबल। टेक्नोक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर की रॉ हैंडेड और स्पेशलाइजेशन स्लॉट्स की आपस में बड़ी थिन लाइन डिफरेंस होना चाहिए। उनको परफॉर्मेंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उनके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, उनकी गोल पोस्ट और बेंचमार्क क्लियर होने चाहिए, उनकी अथॉरिटीज़, उनकी लिमिटेशंस, उनकी वर्कफोर्स की अपनी रूल्स ऑफ द गेम, प्रोसेसेस, सब कुछ बहुत क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अभी हमने पहले बात की थी डिटेल में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बाद
अभी अगले फैक्टर्स आते हैं जो एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए, दे आर दी मैनेजमेंट फैक्टर्स। मैनेजमेंट फैक्टर्स में अगर हम वन बाय वन इन पे बात करें, मैनेजमेंट शुड डेवलप बेटर रिलेशंस विद एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। मैनेजमेंट वो है जो डिसीजन मेकर बॉडी है, जो हर लेवल पे बॉटलनेक्स दूर करना, उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको साथ लेके चलना, हर जाविये पे उनके काम है। मैनेजमेंट शुड डेवलप बेटर रिलेशंस विद एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियंस के साथ उनको अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। शुड इनकरेज द एम्प्लॉयज टू गिव सजेशन। मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल बड़ा डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, सो दैट के एम्प्लॉयज कैन गिव एवरी सॉर्ट ऑफ, उनका इमोशनल बैंक अकाउंट और इंटीमेसी, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट के एम्प्लॉयज किसी भी लेवल पे दे डोंट हेजिटेट टू अप्रोच देयर मैनेजमेंट एंड टू रेंडर देयर सजेशंस, टू एक्सटेंड देयर सजेशंस। शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी को स्टिफ नेक, ब्यूरोक्रेटिक, एरोगेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एक कंफर्टेबल, कर्टसी, वेल मैनर्ड और टू वे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स क्रिएटिंग बेटर कम्युनिकेशन विद द वर्कफोर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को ट्राई करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन बेहतर लाए, अच्छी पिच पे लाए, क्लियर कम्युनिकेशन हो, बेटर कम्युनिकेशन हो, रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन हो। तो नीचे आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कोऑपरेशन प्रमोट होता है, एक्ट्स ऑन द बेसिस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑपरेशन, एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, इससे इफेक्टिव होती है कम्युनिकेशन से, हेल्प्स इन प्रोसीड्स ऑफ द मोटिवेशन एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस। ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है ना। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिलीव यू मी, कि जब भी कायनात में, जिंदगी में, लिविंग लाइफ में आपको चाहते हैं कि मैं प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनूं, सेल्फ प्रोडक्टिविटी इनहांस हो, प्लीज इंक्रीज योर कम्युनिकेशन विद योर लविंग वंस, अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन ऑलवेज पेज। जितनी सादा, सिंपल और रिस्पेक्टेड कम्युनिकेशन रखेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत देंगे। जितना अच्छा इमोशनल बैंक अकाउंट रखेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से ही आंसर आएगा। सो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिल्डिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल है। अच्छे अल्फाज चुनें, इज्जत वाले अल्फाज चुनें, बाय नेम लोगों को पुकारें, इज्जत से बुलाएं, नेगेटिव थॉट ना करें, टॉन्टिंग कम्युनिकेशन ना हो, एम्बैरसिंग ना किसी के लिए ला रही हो, तो अल्लाह ताला आपको खुद इज्जत देंगे। सो कम्युनिकेशन चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लाइफ पे हो, चाहे कम्युनिटी में हो या सोशल रिलेशनशिप में हो, इट्स अ ह्यूज बेनिफिट्स। इसके फ्रूट्स बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो अच्छे मैनर्स के साथ बात करें, अच्छे तरीके से करें, मुस्कुरा के बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो। किसी से हाथ मिलाएं इवन एम्प्लॉइज से तो 5 उंगलियों पूरियों के साथ हाथ मिलाएं। हमारे यहाँ ये एक सोशल ईवल आई हुई है, हम देख तो उसी तरफ रहे होते हैं और हाथ किसी से 3 उंगलियों के साथ दूसरी तरह मिला रहे होते हैं। टू मी बेटर इट इज उससे ना शेक हैंड करें, रादर दैन कि हाफ हार्टेडली आप जो शेक हैंड करते हैं दूसरी तरफ देखते हुए, इट डिस्ट्रॉयज योर कम्युनिकेशन। हर अच्छा स्टेप लें कि आप जब किसी हाथ मिलाएं तो उसकी तरफ आंखों में आंखें डाल के सलाम लें, तो इससे अल्लाह भी खुश होता है, कम्युनिकेशन भी मिल तो बेहतर होती है और इंडिविजुअल भी खुश होता है। सो कम्युनिकेशन का मैं वन लाइनर एंड पे ये कहूंगा, या तो ये अच्छी कम्युनिकेशन हो, पॉजिटिव वर्ड्स हो, या ये रूटीन की कम्युनिकेशन हो जो न्यूट्रल हो। देयर इज नो नेगेटिव कम्युनिकेशन। किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने से कमतर जानना, किसी को टांटिंग करना, किसी के राज अफशा करना, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स अ नेगेटिव कम्युनिकेशन। उससे बेहतर है बंदा ना कम्युनिकेशन करे। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक अच्छी कम्युनिकेशन की एफर्ट होनी चाहिए बाय द मैनेजमेंट। Management should lead the employees towards the better productivity by using leadership strategy for productivity improvement. कहते हैं सेट पर्सनल एग्जाम्पल, उसको खुद लीड करना चाहिए और सारे गोल्स के लिए, सारे टास्कों के लिए, सो दैट कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मूव्स विद हिम, लीडर के साथ। मैनेजमेंट, अ गुड मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर आल्सो, उसको ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आनी चाहिए। लीडरशिप स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्रिएट क्लियर एंड सिंपल विजन, बिल्ड एक सिंपल और क्लियर विजन हो, बिल्ड अ कल्चर सपोर्टेड बाय कोर वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज हो, असेंबल एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम, एक अच्छी इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम हो, अप्लाई अ कंसिस्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, एक कंसिस्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी हो, उसमें ब्रेक्स ना हो,
अवॉइड ले ऑफ्स, गैर जरूरी टाइम वेस्टर्स को रिड्यूस करें, डेवलप अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स को डेवलप करें, यूज अ सिस्टम्स अप्रोच टू एलिमिनेट वेस्ट, एक सिस्टम की अप्रोच यूज करें ताकि सिस्टम के वेस्ट और गैर जरूरी टाइम वेस्टर्स कम से कम हों। मैनेजमेंट फैक्टर में अगला पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी साइंटिफिक, प्रोफेशनल, साइंस, सिंसियर, कॉम्पिटेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। लेट्स सी दिस स्लाइड। द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, शुड बी साइंटिफिक, इनोवेटिव हो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, एंटी टेक्नोलॉजी ना हो, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नॉलेज मैनेजमेंट को पसंद करे, प्रोफेशनल हो, प्योर प्रोफेशनल अप्रोच हो, नॉन इगोइस्टिक हो, इशू बेस्ड सोचे, सिंसियर हो, मुखलस हो, लायल हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉम्पिटेंट भी हो, उसमें नॉलेज बेस, उसकी ट्रेनिंग, उसकी ऑर्थोडॉक्स नॉलेज, उसका जो कन्वेंशन नॉलेज है बेहतर डिग्री हो, मैचिंग नॉलेज हो, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड हो, वाइब्रेंट हो, फ्यूचरिस्टिक हो, मुस्तकबिल का सोचे, विनरी आदमी हो। तो ये मैनेजमेंट के लिए जरूरी है जी। मैनेजर्स शुड पोजेस इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन होनी चाहिए, जजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क होनी चाहिए, उसका विलिंगनेस अप्रोच होनी चाहिए। ही शुड नो हाउ टू जंप into the huge world of competition and how to come out of with the success. Should make optimum use of the available resources to get maximum output at the lowest cost. उसकी ट्राई होनी चाहिए कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए भाई मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट के साथ, लोएस्ट इनपुट के साथ, और मेरे एम्प्लॉयज, मेरी टीम भी खुश रहे। यूज ऑफ द रिसेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द मैनेजमेंट, कि उसको थोड़ा इंफॉर्मेशन फ्रेंडली भी होना चाहिए, जो दाएं बाएं अपनी उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशनों में, इंडस्ट्री में, ग्लोबली, लोकली, रीजनली जो नई टेक्निक्स यूज हो रही हैं उनको एक उसको अवेयरनेस होनी चाहिए और उसको एक विल टू वर्क होनी चाहिए कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय करें। प्रोडक्शन फैक्टर्स भी बहुत अहम तरीन फैक्टर्स हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर हायर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन शुड बी प्लान्ड। अनप्लान्ड प्रोडक्शन कभी प्रोडक्टिविटी नहीं देती। हैज़ार्ड प्लान्ड जो प्रोडक्शन है, सिस्टम है, प्रोजेक्ट्स हैं, कभी प्रोडक्टिविटी नहीं देते। प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल थॉट प्रोजेक्ट्स ही प्रोडक्टिविटी देते हैं। आप देखें कि फॉर हायर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन शुड बी प्लान्ड। आपने देखा प्रोडक्शन प्लानिंग के इन्होंने साइकिल बताया, और उस साइकिल में मटेरियल प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग है, लेबर है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ शिफ्ट्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है, ऑर्डर ऑफ रिपोर्टिंग है, ऑर्डर ऑफ रिपोर्टिंग में आगे रिसेप्शन इश्यूज हैं, मटेरियल्स और उसकी ऑर्डर बेस्ड एस्टिमेशन है कि प्रॉपर उसने एस्टिमेशन लगाया, प्रॉपर इनपुट्स लेने के बाद उसने वो सारा किया। प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर मस्ट फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दो चीजें। प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, सारे इंटर डिपार्टमेंट, इंटरसेक्शन और इंटर सब डिपार्टमेंट जो है लेवल पे, उनका वर्कशॉप फ्लोर पे, मैनेजर लेवल पे, वर्कर सुपरवाइजर लेवल पे एक उनका इंटरेक्शन और एक उनमें हार्मनी होनी चाहिए, और प्लस कंट्रोल भी होना चाहिए कि उनका अगर आगे को कोई चीज़ उसको ले आप में या उसकी पुश फॉरवर्ड की अप्रोच हो, पुल फॉरवर्ड की ना हो, जैसी स्लाइड में दिखाई है कि अगर ग्रोथ आगे को जा रही है तो आधी ऑर्गेनाइजेशन एंटी सिनर्जी होकर उसको वापस ना पीछे को खींच रही हो। ऑल एफर्ट शुड बी कोऑर्डिनेटेड, वेल हार्मोनाइज्ड इन अ यूनिडायरेक्शन बेस पे होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड शुड बी हाई फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। रॉ मटेरियल जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल का जो रिस्क है वो कम से कम करना चाहिए मैनेजमेंट को, और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा मटेरियल यूज करें, रॉ मटेरियल, और प्रोडक्ट क्वालिटी लाइफ साइकिल अच्छा हो, उतनी अच्छा होगा जितना रॉ मटेरियल की क्वालिटी आप बेहतर करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर करें तो यूनिफॉर्मिटी आती है असेंबली लाइन में, वर्क प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में, तो उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। स्टैंडर्डाइजेशन इज अ टूल दैट विल इंश्योर योर इंप्रूवमेंट्स विल बी सस्टेन्ड। विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑल माई इंप्रूवमेंट्स विल रोल बैक विद मी। स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है जी। अगर यूनिफॉर्मिटी इन वर्क प्रोसीजर्स, थिंकिंग स्टाइल नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं चलेगी, और अल्टीमेटली इट लीड टू अ नेगेटिव प्रोडक्टिविटी। अगर आप स्टैंडर्डाइज, वेल थॉट आउट, हार्मनी में प्रोसीजर प्रोसेस चलाएंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गो ऑन पॉजिटिव साइड। मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी, प्रोडक्शन में भी, और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में भी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे खास तवज्जो दी जाए। प्राइसिंग, एड ऑन मॉड्यूल्स, अकाउंटिंग, उनकी क्वालिटी,
कस्टमर ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग, रॉ मटेरियल जो अननेसेसरी हैजर्ड्स की वजह से ख़राब तो नहीं हो रहा, ओवर प्रोक्योरमेंट तो नहीं हो रही, अंडर प्रोक्योरमेंट तो नहीं हो रही, और लैक ऑफ मटेरियल या चीज़ों की आइटम्स की वजह से प्रोडक्शन लाइन रुकी तो नहीं हुई। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर द नाइस प्रोडक्ट, एक बैलेंस्ड और रैशनल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए विच शुड बी केप्ट इन माइंड। फिनांस फैक्टर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिसोर्सेज नहीं है, फिनांस नहीं है, तो हाउ वुड दी ऑर्गेनाइजेशन मूव। देयर शुड बी अ बेटर कंट्रोल ओवर बोथ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों का ख्याल रखना चाहिए कि फिक्स कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए हुए हैं उस पर क्या है, एक वर्किंग है जो ओवरहेड्स जो रूटीन के आ रहे हैं, एनर्जी के बिल्स है सारे रूटीन, आपके प्लांट की रिपेयर पे, मेंटेनेंस पे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस रखनी चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए सो दैट कि फाइनेंस लेवल जो है अंडर लिमिट्स रहे और फिनेंशियल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव रहे, और जहाँ नीडेड हो फिनांस अब्रप्ट चीज़ों की प्रोविजन उधर की जाए, जहाँ चीज़ों की काउंटर प्रोडक्टिव या वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए। देयर शुड बी प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग, एक अच्छी फिनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आप देखिए फिनेंशियल प्लानिंग जो है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट या एंटरप्राइज के लिए की जाती है, उसका डिटरमिन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आजकल करंट क्या सिचुएशन है, डेवलप योर फाइनेंशियल गोल्स, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, उसमें एवेलुएट करें अल्टरनेटिव्स को, फिर आप क्रिएट करें इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल एक्शन प्लान, जो आपने एक वेल थॉट आउट एक्शन प्लान फाइनेंस का बनाया है, फिर रिव्यू एंड रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान, आपने फाइनेंशियल प्लान को आप रिव्यू भी करें, रिवाइज भी करें और अप्रोप्रिएटली अमेंड भी करें। फाइनेंस फैक्टर्स में बोथ ओवर एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल शुड बी अवॉइडेड फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इज नॉट अ गुड थिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो कि लोग एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर रहे हैं, दोनों ही इज नॉट, दे आर नॉट इनकरेज। बैलेंस्ड रिक्वायर्ड फाइनेंस और क्वालिटी आर दी रिसोर्सेज शुड बी पुट इन, ये है मैं। द मैनेजमेंट शुड सी दैट they get proper returns on the capital which is invested in the business to improve productivity. Return on capital employed, ROCE कहते हैं, return on capital employed, profit divided by capital employed into 100, ये परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, यानी profit divided by the amount or the capital employed in that. Government factors में the management should have a proper knowledge about the government rules and regulations, ये management का काम है। लॉ ऑफ द लैंड का पता हो, स्टेट लैंड का पता हो, उनके टैक्सेस के रूल्स, उनकी इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूल, एनवायरनमेंट के रूल, सेफ्टी के रूल सारे, दे शुड नो ऑल पॉलिसीज, दिस इज जॉब ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि उसका बैकलैश ऑर्गेनाइजेशन पे ना पड़े। श्योर इट इज ग्रेट इनोवेशन बट डज इट कंप्लाई विद ऑल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की जो दी हुई गाइडलाइंस हैं उस पर इम्प्लाई करता है, ये तस्वीर भी कह रही है। शुड ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी चाहिए, और जो प्रो गवर्नमेंट जो उनकी पॉलिसीज हैं, प्रो वर्कर पॉलिसीज, उनसे भी फायदा उठाना चाहिए। लोकेशन फैक्टर्स में प्रोडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन फैक्टर्स सच एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मैंने शुरू में बात की थी। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड सिंस सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स स्पेशली, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे यहाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, हमारी इंडस्ट्री रिवाइवल को, हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी की और दूसरी चीज़ों को, क्योंकि टेररिज्म के इश्यूज हैं और दूसरे सेक्टेरियन इशू एंड ऑल दैट। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, ऐसी जगह इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए जिधर फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को, उसकी प्रोफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे और बेहतर तरीके से चल सके। नियरनेस टू मार्केट एंड टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोशिश होनी चाहिए कि इंडस्ट्री उधर लोकेटेड हो जहाँ से करीब 3 लोकेशन पे रॉ मटेरियल इनपुट्स हों, और दूसरी उसकी मार्केट भी करीब हो जहाँ से उसको रॉ मटेरियल, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका इनपुट एक अच्छे तरीके से मिल सके। नाउ वी कम ऑन टू द लोकेशन फैक्टर्स। लोकेशन फैक्टर्स के स्किल्ड वर्कफोर्स की बात हो रही थी। स्किल्ड वर्कफोर्स इज द बेसिक बैकबोन फॉर अ कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, पाकिस्तान इज अ यूथ बल्ज कंट्री, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे इस यूथ बल्ज कंट्री में हमें इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, एंड एज पर लेटेस्ट रिसर्च पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अराउंड प्लस ऑफ 5000 क्वालिफाइड ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर जॉबलेस। लेकिन आपने नोट किया कि एक घर के अंदर 3 इंजीनियर बैठे होंगे, लेकिन वो एक फ्रिज ठीक नहीं कर सके होंगे, एक उनसे इस्त्री ठीक नहीं हो रही होगी। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग की फोर्स है, उसके दरमियान में जो सुपरवाइजरी रोल वाले लोग हैं, जो एक्चुअल वर्क के लोग हैं,
टेक्निकल या हमारी लैब के फैक्टर्स जो हैं दे आर अ बिट लैकिंग, वो उस लेवल के नहीं हैं जो प्रैक्टिकल रियलिटीज के साथ लोगों को करें। तो स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम इसको ले जाएं मेडिकल साइंसेज की तरफ, हेल्थ के फील्ड में ले जाएं, तो हमारे यहाँ जितनी हमारी माशाल्लाह आबादी है, पाकिस्तान का केस स्टडी के तौर पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वन बाय वन, कि वी आर अ ह्यूज कंट्री विद ह्यूज फोर्स विद ह्यूज यूथ, बट वी लैक रिसोर्सेस। और उस लैक रिसोर्सेस में ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, लेकिन उस ह्यूमन कैपिटल की ट्रेनिंग के डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं दे आर मिसिंग। जैसे टैप्टा वाले लगे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोग उस पर काम करते हैं, तो लोकेशन फैक्टर्स के लिहाज से वो इंडस्ट्री उतना ही स्ट्रांग होता है, वो मुल्क उतना ही स्ट्रांग होता है, वो इंडस्ट्री उतनी स्ट्रांग होती है उस मुल्क के अंदर जिसकी वर्क फोर्स जो है वो ट्रेंड होती है राइट लाइनों पे, राइट उनकी ट्रेनिंग की जाती है फ्रॉम द बिगनिंग विद द प्रॉपर एप्टीट्यूड। हमारे जैसे एसोसिएट इंजीनियर्स हैं, एसोसिएट इंजीनियर्स को आप ट्रेनिंग देते हैं, मेड भी कंस्ट्रक्शन की हो, मेड भी सिविल इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, उसकी केमिकल्स की हो, किसी भी फील्ड की हो, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वर्ल्ड ओवर ग्लोबली क्या प्रैक्टिस चल रही है कि जब भी आप इंटरप्राइज को या प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की लोकेशन में आते हैं, तो दी अपार्ट फ्रॉम दी लोकेशन जो स्किल्ड वर्कफोर्स का एरिया है जहां से वो उसकी अवेलेबिलिटी आपको इजी हो रही है और आप इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हैं, इजीली उसको आप गेन कर सकते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज होता है टू दी इंडस्ट्री। अगर हम उस एरिया में उसकी रिप्रोडक्टिविटी वो नहीं है और वो प्रॉपर मैचिंग स्किल्ड फोर्स नहीं अवेलेबल कर रहे और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दूर से फेच करना पड़ रही है, उनके ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, उनकी बोर्डिंग, उनकी लॉजिंग, उनका टाइम वेस्टर्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर उनकी वर्क शिफ्ट के लिहाज से उस कैपिटल को प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से उसको रिलेट करना, आई थिंक इट बिकम्स अ गुड क्वाइट अ ह्यूज इशू। सो मैं जो बात जिस तरफ आना चाह रहा था कि स्किल्ड मैन पावर जो है किसी भी लोकेशन फैक्टर, जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी की लोकेशन फैक्टर के तहत इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसको हमें उस एंगल से देखना चाहिए कि कैसे हम वी कैन इंश्योर के प्रॉपर स्किल्ड वर्कफोर्स हमें अवेलेबल हो फॉर द इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। अभी हमने कंक्लूजन में आऊँगा, मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो 8 फेसेट्स हमने शेयर किए ऑर्गेनाइजेशन के, कि जी हमने उसमें लॉ एंड ऑर्डर थी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कंट्री लाइक पाकिस्तान कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टैंड्स अ बेसिक थिंग कि वार अगेंस्ट टेररिज्म में बहुत ज़्यादा रोल हमें प्ले करना पड़ा, हमारी जो सिक्योरिटी है एक प्रॉब्लम बन गई और उसमें थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से थोड़ी लॉलेसनेस थोड़ी बढ़ गई। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए इम्प्रॉम्प्टू फैक्टर्स में जो लॉ एंड ऑर्डर के फैक्टर्स हैं, स्किल फोर्स के फैक्टर हैं, दूसरे उनके लोकेशन के फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, फिनांस फैक्टर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ईज अप किया जाना चाहिए। और जितना हम इनको ईज अप करेंगे और जितना इनको हम इस तरह लेके चलेंगे कि ये एक पॉजिटिविटी की तरफ चलें, उतना ही आसानी रहेगी। अभी जैसे स्किल्ड फोर्स में जैसे वर्ल्ड ओवर हो रहा है और पाकिस्तान वी आर रूट टू इम्प्रूव दी थिंग्स कि हमारी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टिल द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वी नीड टू प्लान, वी नीड टू सी थिंग्स कि हमने किस तरह लोगों को ट्रेन करना है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अभी एजुकेशन सिस्टम इज वन रोल, यूनिफॉर्मिटी इन द एजुकेशन सिस्टम टू प्रिपेयर दैट स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग्स। अभी आपको अगर याद हो, आई एम गोइंग टू शेयर डिफरेंट एग्जांपल्स विद यू कि जैसे किसी दौर में अगर आपको इफ यू रिमेंबर RCT, वन ऑफ द RCT ऑफ पाकिस्तान, सियालकोट वाज फेमस फॉर दी स्पोर्ट्स के लिए, बहुत फेमस था। सियालकोट वाज फेमस फॉर स्पोर्ट्स और वजीराबाद वाज फेमस फॉर दी यूटेंसिल आइटम्स और ये चाकू और ये जो हमारी कटलरी वगैरह आइटम्स है इसके लिए। आज की डेट में अगर आपने देखें कि जब सियालकोट में इसकी डेवलपमेंट हुई, स्किल फोर्स थी जनरेशन बाय जनरेशन, उसमें स्किल्स तो चल रही थी, लेकिन आई थिंक ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उस लेवल की स्किल डेवलप ना हुई, वी कुड नॉट डेवलप दिस स्किल टुवर्ड्स द ग्लोबल टुवर्ड्स द नेशनल लेवल। सियालकोट के अलावा हम वो स्किल्स को उसके डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बनाए, हमने वोकेशनल सेंटर्स नहीं बनाए, और अगर वी कुड हैव एनहांस द थिंग्स फ्रॉम अ बेसिक सियालकोट टुवर्ड्स द एनहांसिंग टुवर्ड्स द एंटायर पंजाब एंड अल्टीमेटली टिल पाकिस्तान। लाइकवाइज बाज जगहों की कुछ स्किल्स होती हैं जो राइट फ्रॉम बिगनिंग इनहेरेंट होती हैं उस पर्टिकुलर सॉइल को, उस पर्टिकुलर सिटी को, उसको हमने प्रॉपर तरीके से अवेल नहीं किया।
और अवेल इसलिए नहीं किया, जो मुझे समझ आ रही है, या यू विल एग्री टू मी एंड यू मे लाइक टू डिफर विद मी, कि हमारे जो डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन सिस्टम्स थे उसमें हमने एक तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, उनमें सिमेट्री नहीं थी। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास इन पॉकेट स्किल्स थी जो कि एक फोक विजडम थी, जो लोग थे इनिशियल वर्कर्स थे, आई थिंक दे वर नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड, लेकिन उनके पास ग्राउंड प्रैक्टिकल स्किल्स थी। हमने उस एसेट को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में आगे उस एसेट से जो नए लोग ट्रेन किए करने चाहिए थे, वे शुड बी डेवलपिंग दोज थिंग्स विद द प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर मोटिवेशन टू एनहांस दोज थिंग्स स्किल्स, दैट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कल्चर के मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उधर क्या होता है कि उधर ऑल्दो दे पीपल देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल्स, और स्कूल्स का उनका सिस्टम अर्ली आने शुरू करके इवनिंग तक होता है, बट उनकी एक बैलेंस सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है एज पर एप्टीट्यूड ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि बच्चों को किस स्टेज पे कौन सी चीज में उसका एप्टीट्यूड है, लेट्स से आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर एफएससी लेवल हमारी डिक्लेरेशन के मुताबिक, देन उसके मुताबिक उसको आगे वो सारा हमें प्रॉपरली उसको फैसिलिटेट किया जाता है, सो दैट ही कैन गिव बेटर इनपुट टुवर्ड्स दैट, और उस इनपुट के साथ उसमें ये चीज आ जाए, बेहतर तरीके से आ जाए कि हम एक इन्हांस तरीके से हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। पाकिस्तान में इट्स अ गुड पॉइंट, नो द रियलाइजेशन इज ऑन द अवेयरनेस लेवल, क्योंकि हम यूथ बल्ज कंट्री हैं, अवेयरनेस इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, कि हमारी जो यूथ है, यूथ को उनके टेम्परामेंट के लिहाज से मेट भी सेफ्टी इश्यूज हैं। आप जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट में आते हैं तो एचएसई की डेवलपमेंट में आए तो आपकी बहुत सारी हमारी जो स्किल्ड मैन पावर है, केस इन पॉइंट पाकिस्तान में बार बार फोकस कर रहा हूँ, हमारी जनरल फील्ड्स के लिए तो बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो इनोवेटिव फील्ड्स हैं जैसे हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल इश्यूज हैं, हेल्थ सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल इश्यूज पे शायद प्रॉब्ली ट्रेंड कम लोग हैं पाकिस्तान में। एचएसई जो है, हमारे जो रेफ्रिजरेशन के इश्यूज हैं, हमारे जो केमिकल्स के इश्यूज हैं, हमारी जो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट के इशू हैं, हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, ये तो एक लोअर लेवल स्किल्ड मैन पावर की बात हो रही है, हम हायर लेवल की भी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ट्रेंड लोग हैं, लेकिन उस एसेट को हम इस तरह रैशनलाइज करें, बीइंग यूथ बल्ज कंट्री, कि उसको हम फैला दें। मसलन मैं आपसे शेयर करता हूँ, मसलन एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब एक स्पेशलिस्ट इन दी कार्डियक डिजीजेस, तो कार्डियक डिजीजेस पे जो डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें उसके कम हैं फैसिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हैं, तो देयर कुड बी अ जॉइंट वेंचर बाय द कम्युनिटी आल्सो, कि कम्युनिटी इस तरह इन प्लेस करे उस हमारे डॉक्टर साहब के एसेट को, जो कार्डियक सर्जन है, जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, कार्डियक सर्जन का ऑपरेशंस का माहिर है, तो उनको इस तरह उनके साथ इम्प्लांट किया जाए प्रेशर स्टेप वाइज अप्रोच के तहत, कि नॉट ओनली द डॉक्टर, नॉट ओनली द सर्जन के साथ एक टीम होती है। जैसे अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान ने एक टीम तैयार कराई है अपनी ट्रांसप्लांट टीम, जो लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी किसी दौर में पाकिस्तान में नहीं थी, अभी वो फैसिलिटी शुरू होगी। किडनी, अगर आपको याद हो तो किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी आपने डेवलप की थ्रू अ स्किल्ड मैन पावर, ये मेडिकल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। फिर आपने हार्ट सर्जरी की भी आपने फैसिलिटीज बहुत पहले डेवलप कर ली। अभी आहिस्ता आहिस्ता यू आर मूविंग टुवर्ड्स दी मोर एंड मोर सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स। अभी अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे की तरफ आ जाता हूँ कि इंजीनियरिंग की हमारी स्किल लेवल क्या है, इंजीनियरिंग में अगर हम देखें मैनेजमेंट की तरफ, अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आऊँ तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम फोकस करें तो पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले कोई क्वालिटी कॉन्शियस कल्चर नहीं था हमारे यहाँ, क्वालिटी फीडबैक्स कम होती थी। अभी नो इन द गुड रेस्टोरेंट्स ऑफ पाकिस्तान आप जब भी जाते हैं, आपने यू मस्ट हैव सीन, इट्स अवेयरनेस लेवल जो हमने थ्रू द स्किल्ड मैन पावर बनाना है। और पहले होटल्स पे रूटीन के लोग अप्लाई किए जाते थे, अभी होटल्स के जो अच्छे मैनेजर्स हैं उन्होंने होटल मैनेजमेंट के मास्टर्स और ग्रेजुएट और सीनियर लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए। सो नो दे आर कॉन्शियस टुवर्ड्स द इनोवेटिव बिजनेस। वर्ल्ड में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जोर दिया जा रहा है, पाकिस्तान में टीकेएम के डिफरेंट फील्ड्स को हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जहां नॉलेज आता है उस नॉलेज के साथ टॉप मैनेजमेंट आती है, तो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और दूसरी मैनेजमेंट को भी इंश्योर किया जाता है। मैं इस पे फोकस इतना इसलिए ज्यादा करना चाहता हूँ, जैसे हम एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियल सिटी हैं और इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, और मोर हमारा जो बायस है किसी दौर में एग्री की तरफ से था, लेकिन विद इनहांस्ड पॉपुलेशन और वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मेड बी एग्रीकल्चर,
may it be industry, may it be medical, may it be veterinary medicine, may it be livestock, may it be construction management, may be total quality management. हमें इन सारे एरियाज को एक फोकस्ड अप्रोच के साथ अपनी स्किल्ड मैन पावर पे इनसार बढ़ाना होगा और इस यूथ बल्ज के कॉइन को, इस करेंसी को एक पॉजिटिविटी की तरफ यूज करना होगा। जैसे आप देखते हैं वर्ल्ड ओवर मोटरवे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मोटरवे के साथ पाकिस्तान ने डिफरेंट इंडस्ट्रियल सिटीज अनाउंस की हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स अनाउंस कर दिए। अच्छा, उस इंडस्ट्रियल जोन्स का एक फायदा हुआ कि आपने इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी एक पॉजिटिविटी आ गई कि यू वांट टू डू मोर ऑन दी टुवर्ड्स द स्किल्ड मैन पावर, दैट्स नाइस। लेकिन उस प्रॉपर तरीके से उस इंडस्ट्रियल जोन की इन्हांसमेंट के लिए, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए दे शुड बी एक्शन प्लान आल्सो। आई थिंक गवर्नमेंट हैज मेड इट एंड इट्स इन पाइपलाइन। तो उसके साथ एक तो टॉप मैनेजमेंट इंजीनियर्स आएंगे, इंजीनियर्स के साथ एसोसिएट इंजीनियर्स आएंगे, एनर्जी स्पेशलिस्ट चाहिए, केमिकल स्पेशलिस्ट चाहिए, हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, फाइनेंस स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको क्वालिटी स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको एनवायरमेंटल इशू के स्पेशलिस्ट चाहिए। तो जब आपने टॉप स्पेशलिस्ट ब्रीच या सेगमेंटेशन करके टीम्स तैयार कर ली, तो उन टीम्स के लिए, उन टीम बिल्डिंग के लिए उनके साथ वर्कर भी चाहिए, सुपरवाइजर भी चाहिए। यानी यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ईच फील्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल। टॉप आपने बना लिया, टॉप के बाद आपने मिडिल मैनेजमेंट बनाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, उसके बाद आपने वर्कशॉप फ्लोर लेवल पे आप आ गए, थोड़ा ग्राउंड लेवल या एग्जीक्यूशन लेवल, और उसके बाद आप वर्कर लेवल पे आ गए। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अंडरटेकन बाय दी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी से ये बात हमारी थोड़ी इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी से हो रही थी कि प्रोडक्टिविटी के लिए ह्यूमन कैपिटल या स्किल्ड मैन पावर कैपिटल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दे आर द यूनिक एसेट जो अल्लाह पाक ने, खालिक कायनात ने, मालिक ने, राज़िक ने हमें इनायत किया है। एंड द इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। और ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन, इनका काम, इनका इंटरेस्ट, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। सो वी आर अ लकी नेशन एंड वी आर फॉरवर्ड लुकिंग नेशन कि हमारे पास एक यूथ अवेलेबल है, यूथ बल्ज अवेलेबल है, और स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है हम हर डिपार्टमेंट में तैयार कर सकते हैं। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, हमारे पास लोकेशन की कमी नहीं है। इट इज जस्ट अ नीड टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्ट टू ब्रिंग इट द पीपल इन दी दैट ऑर्बिट टू डू इट। तो इट्स नाइस के मोटरवेज बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं। सो मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो एज ए स्टूडेंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एज ए एकेडेमिया पर्सन आई वुड लाइक टू शेयर यू कि चाहे आप खुद हों, चाहे आपके बहन भाई हों, चाहे आपके यंगस्टर्स हों, चाहे आपके बच्चे हों, whosoever it is, जो यंग लॉट है हमारी, ये हमारा एसेट है। प्लीज मोटिवेट देम टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव इनोवेटिव फील्ड्स ऑफ दी फ्यूचरिस्टिक जो हों। और हर फील्ड में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी है और हमारे मुल्क में तो हर फील्ड में बढ़ने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो वर्कफोर्स जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, उस कमी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड to build a good workforce in Pakistan and you and all of us are part of this। और हमें इसके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो स्किल्ड वर्कफोर्स जो है इज़ वन ऑफ दी गुड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दी प्रॉपर लोकेशन फैक्टर्स के लिहाज से फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एनी फील्ड। Conclusion in this card is these 8 facets of any organization। हमने 8 फैक्टर जो कवर किए हैं, जो डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं, आर द की टू इट्स प्रोडक्टिविटी। ये जरूरी है, ये 8 के 8 फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए क्यूमुलेटिव फैक्टर इनका जरूरी है। Hence effective and efficient practices as suggested can lead to a significant productivity improvement in any organization। इन 8 के 8 फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस ज़रूर होगी और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और ये सारे सब के सब फैक्टर्स की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, इक्वल रोल है, और इसको किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी टॉप मैनेजमेंट को दे शुड कीप इन व्यू फॉर द इनहांस प्रोडक्टिविटी। समरी विच वी कवर्ड इन दिस लास्ट लेक्चर्स, रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी का ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या रोल हुआ, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात हुई। अच्छा, और आखिर में जो मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ
which is a necessary message which you should believe and think and focus. Thinking is the hardest work anyone can do, which is probably the reason why we have so few thinkers. इल्लामा इकबाल हैं हमारे थिंकर ऑफ द नेशन है, उन्होंने कहा था कभी है नौजवान तदब्बर भी किया तूने, सोचना समझना गौर करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है. लेट्स थिंक गुड, इम्प्रूव करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सेल्फ प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें. तो प्रोडक्टिविटी सब्जेक्ट ही ऐसा है, जब आप खुद प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सबके लिए प्रोडक्टिव कर देंगे. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच. वी फिनिश आवर लेक्चर 6. Thanks a lot.